इससे पहले लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था साउंड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिसके बेस में हम दो साउंड्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। जैसे कि पिच है, लाउडनेस है, क्वालिटी है, इंटेंसिटी है, जिसमें से पिच, क्वालिटी और लाउडनेस जो है ये सब्जेक्टिव प्रॉपर्टीज़ हैं, और इंटेंसिटी जो है वो पूरी तरह से फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। आज के लेक्चर में आप लोग देखेंगे कि इको और रिवर्बरेशन क्या होता है। इको प्रतिध्वनि और रिवर्बरेशन अनुरणन। बेसिकली दोनों जो हैं ये साउंड के वो फिनोमिनाज हैं जिसमें साउंड वेव्स का रिफ्लेक्शन होता है किसी ऑब्स्टिकल के बीच में आ जाने की वजह से। या बेसिकली आप क्या कह सकते हो कि कोई भी वेव जब मूव करती है तो वो अपनी एक पाथ में मूव करती रहती है जब तक कि मीडियम चेंज नहीं होता। कोई भी वेव अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ मूव कर रही है या मीडियम चेंज हो रहा है तो वहाँ से उस वेव का रिफ्लेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन भी हो सकता है, रिफ्लेक्शन भी हो सकता है। तो साउंड वेव्स क्या होता है कि जब वो मूव करती हैं और उनके रास्ते में अगर उनकी पाथ में कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है, कोई रिजिड बाउंड्री आ जाती है, तो वो उससे टकरा के वापस आ जाती हैं, यानी कि रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। तो यहाँ पर इको और रिवर्बरेशन जो है वो दोनों ही क्या है, साउंड वेव्स के रिफ्लेक्शन की वजह से होते हैं। तो बेसिक क्या होते हैं और क्या डिफरेंस होता है ये हम देखते हैं। पहले आपका आता है इको, प्रतिध्वनि। ये क्या है कि अब जब कोई साउंड वेव किसी पाथ पे मूव करती है और वहाँ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है, कोई रिजिड बाउंड्री आ जाती है, तो वहाँ से एक सिंगल रिफ्लेक्शन जो होता है उसकी वजह से हमें इको, यानी कि इको को आप कह सकते हो रिफ्लेक्टेड साउंड, हमें सुनाई देता है। यानी कि एक सिंगल रिफ्लेक्शन अगर किसी एक पर्टिकुलर बाउंड्री पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से होकर आ रहा है जो हम सुन पा रहे हैं, यानी कि आपने ओरिजिनल साउंड जो प्रोड्यूस हुआ है वो आपने सुना, उसके बाद जो वो रिफ्लेक्ट बैक होके यानी कि जो इको आ रहा है उसको आप सुन रहे हैं, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड इको। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। देखिए मान लीजिए ये सोर्स है और ये ब्लैक जो आपकी यहाँ पर लाइंस हैं, सॉलिड लाइंस, इनसे हम शो कर रहे हैं ओरिजिनल साउंड, यानी कि पहले सोर्स से साउंड क्रिएट हुआ और वो अपनी पाथ पे आगे की तरफ मूव करा। यहाँ पर कोई क्या आ गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आ गया है जिससे टकराकर ये वेव्स जो है वापस सोर्स की तरफ मूव कर रही हैं या लिसनर की तरफ मूव कर रही हैं। तो ये जो रेड लाइंस हैं आपकी, ये यहाँ पर क्या शो कर रहा है, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स को शो कर रहा है, और ब्लैक जो आपकी लाइंस है ये ओरिजिनल साउंड वेव्स को यहाँ पर शो कर रही हैं। तो कोई भी साउंड वेव जब किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा के उनका एक सिंगल रिफ्लेक्शन से जो वो वापस आती हैं, यानी कि यहाँ पर एक सिंगल रिफ्लेक्शन हो रहा है साउंड वेव्स का, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इको। अब क्या क्या कंडीशंस इसकी होती हैं। पहली कंडीशन क्या है कि जो आपकी सोर्स है, यानी कि जहाँ से साउंड का प्रोडक्शन हो रहा है, और जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो रफली 17 मीटर या 50 फीट्स भी कह देते हैं, 15 to 17 मीटर हो गया। तो रफली आप अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं कि सोर्स और सरफेस जहाँ से साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही हैं, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 17 मीटर का होना चाहिए। तो 17 मीटर का मतलब क्या हो गया, या तो ओपन एरिया होगा, ठीक है, जैसे कि पहाड़ी एरिया होते हैं, जो हिल स्टेशन होते हैं, वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि आप कोई भी आवाज़ अगर बोलते हो हिल पे जाके तो वो गूंजती है। तो जो वो गूंजती है यानी कि वहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इको बेसिकली आप क्या कह सकते हो कि जब किसी ओपन एरिया में, किसी हिल स्टेशन वगैरह पर जब आप कोई साउंड क्रिएट करते हो और वो रिफ्लेक्ट होकर उसका एक सिंगल रिफ्लेक्शन हुआ हो रहा है, रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, तो उस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, इको कहते हो। माउंटेन से जैसे टकरा कर वापस आ गई, तो यहाँ पर 17 मीटर का मतलब हो गया कि या तो एक ओपन एरिया होना चाहिए या एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम टाइप एक हॉल होना चाहिए जहाँ पर ये फिनोमिना आपको देखने को मिल सकता है। दूसरी कंडीशन क्या है यहाँ पे, कि जो भी आपका ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी कि जो भी ऑब्स्टिकल, जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पर है, उसकी डायमेंशंस, उसकी जो साइज है वो साउंड वेव्स की वेवलेंथ के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होना चाहिए, जहाँ पे वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है। थर्ड कंडीशन इसमें क्या है, जो इंटेंसिटी है रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स की, यहाँ से साउंड वेव्स गई
टकराकर वापस आई, रिफ्लेक्ट बैक हुई। तो जो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स हैं उनकी इंटेंसिटी इतनी होनी चाहिए कि वो ह्यूमन ईयर्स के लिए ऑडिबल हो, यानी कि लाउडनेस उनके अंदर सफिशिएंट होनी चाहिए। अगर लाउडनेस नहीं है, इंटेंसिटी नहीं है, तो आप वहाँ पर इको का फिनोमेना उसको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि इको हुआ है या रिफ्लेक्टेड साउंड वहाँ पर आया। यानी कि ये भी एक सेंसिटिविटी पर ईयर्स की डिपेंड कर रहा है, ठीक है, इको का जो प्रोसेस होता है। थर्ड चीज़ इसमें जो फोर्थ चीज़ जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से कि डिफरेंस आपको बताया कि जो डिस्टेंस है वो बेसिकली कितना होना चाहिए, 17 मीटर के आसपास होना चाहिए। इसी तरह से जो साउंड वेव्स मूव करती हैं, यानी कि सोर्स से प्रोड्यूस हुई और फिर रिफ्लेक्ट बैक हुई, तो इन दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो कम से कम 0.1 सेकेंड का होना चाहिए, ताकि आप उसको डिफ्रेंशिएट कर लें। क्योंकि ह्यूमन ईयर्स जो हैं वो इस इको को, यानी कि रिफ्लेक्टेड साउंड को ओरिजिनल साउंड से तभी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं जब दोनों के बीच, यानी कि साउंड प्रोड्यूस हुआ उसके बाद वापस जब यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर आया, इन दोनों के बीच में अगर 0.1 सेकेंड का टाइम डिफरेंस है, तभी आप ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड यानी कि इको को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली देखा जाए इको होगा ही तब जब डिस्टेंस जो है वो कम से कम कितना है, 17 मीटर का है, यानी कि जो साउंड वेव्स है वो इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रैवल करेंगी, ठीक है। और उन दोनों वेव्स के बीच में, यानी कि जो साउंड वेव्स यहाँ पर ओरिजिनली जनरेट हुई थी और जो रिफ्लेक्ट बैक होकर आई हैं, उन दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस यहाँ पर 0.1 सेकेंड होना चाहिए। इन दो कंडीशंस की वजह से ही इको जो होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि एक सिंगल रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। हो सकता है आपने साउंड वेव, जैसे हिल स्टेशन है वहाँ पर आपने कुछ बोला, कोई वॉइस क्रिएट की और वो टकरा के वापस आई, ठीक है, फिर जो वापस आ रही है हो सकता है उसकी इंटेंसिटी इतनी हो कि वो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, लेकिन एक टाइम पे एक जो है रिफ्लेक्शन वहाँ पर होगा। साउंड जो सोर्स है वो साउंड वेव्स को क्रिएट करेंगे, साउंड क्रिएट होगा, वो वहाँ से बाउंड्रीज तक जाएगा, जो भी ऑब्स्टिकल आपका आ रहा है वहाँ से टकरा के रिफ्लेक्ट बैक होगा। तो ये जो रिफ्लेक्ट बैक होने का जो एक टाइम पीरियड है, जो डिफरेंस है, यानी कि जो साउंड प्रोड्यूस हुआ उसके बाद रिफ्लेक्ट बैक होके पहुंचा वापस लिसनर के पास, तो वो टाइम डिफरेंस 0.1 सेकेंड का होना चाहिए। इसी वजह से इको जो होता है उसमें क्लैरिटी होती है, डिफ्रेंशिएट होता है। आप ओरिजिनल और इको जो साउंड है आपका, जो रिफ्लेक्टेड साउंड है, उसको एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट यहाँ पर कर सकते हो। अब अगर हम यहाँ से चेक करना चाहें, आपको बताया कि ह्यूमन ईयर्स जो है दो साउंड्स को डिफ्रेंशिएट कब कर सकते हैं, जब दोनों साउंड्स के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो 0.1 सेकेंड का हो। मान लीजिए यहाँ पर कोई साउंड सोर्स है, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हुआ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक होके वापस यहाँ पर आ गया, यानी कि कोई लिसनर है यहाँ पर है वो, और यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है, रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट बैक होके वापस यहाँ आता है, ठीक है। हमने मान लिया यहाँ पर जो डिस्टेंस है साउंड सोर्स और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में d है, तो हम इस पाथ को, अगर d बहुत ज़्यादा है तो इस पाथ को हम अप्रोक्सीमेटली d के बराबर ले सकते हैं। और जो साउंड वेव्स की वेलोसिटी है इस मीडियम में, हम एयर ले लेते हैं, कितनी है, v है, तो रफली हम v को 340 मीटर पर सेकेंड यहाँ लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ आपको पता है टाइम या स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो यहाँ टाइम को आप 2d अपॉन v लिख सकते हैं, ठीक है। v क्या हो गई, स्पीड हो गई साउंड वेव की, और 2d क्या हो गया, यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस है साउंड वेव्स ट्रेवल कर रही हैं वो क्या हो गया यहाँ पर 2d। टाइम इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड वेव अपॉन स्पीड ऑफ साउंड वेव। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, साउंड से सोर्स प्रोड्यूस हुआ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से फिर रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आया, यानी कि d प्लस डी, दैट मीन्स 2d डिस्टेंस यहाँ पर टोटल ट्रैवल किया है साउंड वेव ने विद वेलोसिटी v। तो यहाँ पर आपको पता है इको की कंडीशन के लिए t की वैल्यू 0.1 सेकेंड होगी, तो यहाँ से अगर आप देखें तो d की वैल्यू हो जाएगी v इंटू टी अपॉन 2। अब इसमें अगर ये दोनों वैल्यूज पुट कर देते हैं तो d की वैल्यू आपकी अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी 17 मीटर। दैट मीन्स इको का जो ये फिनोमेना होता है ये आपका कहाँ पर होता है, या तो ओपन एरिया हो या फिर कोई ऑडिटोरियम है
जिसमें लगभग इतना डिफरेंस जो है डिस्टेंस के अंदर आ रहा है, तो वहां पर क्या है, इको यानी कि प्रतिध्वनि आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट इसके अंदर है रिवर्बरेशन यानी कि अनुरणन। अनुरणन जो होता है ये भी रिफ्लेक्शन की वजह से ही होता है साउंड के। मान लीजिए कोई बंद कमरा है, कोई हॉल है, उसके अंदर आपने क्या करा, साउंड सोर्स की हेल्प से एक साउंड प्रोड्यूस किया, ठीक है। साउंड की सोर्स को स्विच ऑफ करने के बाद, यानी कि जब आपने साउंड को प्रोड्यूस करना वहां पर बंद कर दिया, अगर उसके बाद भी आपको उस हॉल के अंदर, उस रूम के अंदर साउंड सुनाई दे रहा है, यानी कि तब भी अगर वहां पर साउंड परसिस्ट कर रहा है, तो ये फिनोमेना जो होता है इसी को हम रिवर्बरेशन कहते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि कोई अगर किसी कमरे में साउंड की सोर्स को बंद करने के बाद भी आपको साउंड सुनाई दे रहा है, तो वहां पर इसका मतलब जो साउंड प्रोड्यूस किया गया था उसके मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, यानी कि एक ही टाइम में एक से ज़्यादा रिफ्लेक्शंस वहां पर होंगे। कहने का मतलब है कि एक साथ वॉल से, सीलिंग से, रूफ से, फ्लोर से एक साथ रिफ्लेक्शंस वहाँ पर होते हैं, तो वो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस वहाँ पर हो गए। तो ये जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है किसी भी रूम में साउंड सोर्स को बंद करने के बाद जो आपको सुनाई दे रहा है, रिफ्लेक्शंस, मल्टीपल रिफ्लेक्शन तब भी हो रहे हैं जब साउंड सोर्स चल रही है, लेकिन आप इसको ऑब्जर्व कब कर सकते हो, जब आप साउंड सोर्स को बंद कर दोगे। तो बंद करने के बाद भी आपको अगर साउंड सुनाई दे रहा है, तो यानी कि वहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं। इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, अनुरणन, रिवर्बरेशन कहते हैं। होता क्या है, मान लीजिए आपने किसी हॉल या किसी रूम में साउंड सोर्स को ऑन किया, तो वहां पर क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस करेंगे। जैसे जैसे टाइम के साथ आप जितना साउंड वहां पर प्रोड्यूस करते चले जाएंगे, यानी कि कंटिन्यू आप करेंगे साउंड को प्रोड्यूस करना वहां पर, तो उसकी जो इंटेंसिटी होगी साउंड वेव्स की वैसे ही बढ़ती चली जाएगी, यानी कि यहाँ पर इंटेंसिटी का ग्रोथ होगा। जैसे जैसे टाइम के साथ आप क्या कर रहे हो, साउंड को प्रोड्यूस करते चले जा रहे हो, इंटेंसिटी भी जो होगी साउंड की वो बढ़ती चली जाएगी। एक डेफिनेट वैल्यू तक वहाँ पर वो जाएगी, एक मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगी। तब तक उसकी वैल्यू जो होगी इंटेंसिटी की, जब तक वो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड नहीं कर लेती है उस पर्टिकुलर रूम या हॉल के लिए, तब तक वो इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। हमने मान लिया बी पर आकर क्या हुआ, इंटेंसिटी इसकी मैक्सिमम हो गई, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, जो साउंड सोर्स थी उसको स्टॉप कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, यानी कि अब हमने साउंड को प्रोड्यूस करना वहां पर बंद कर दिया। तो क्या होगा, अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं वहाँ पे सीलिंग, रूफ, फ्लोर्स वगैरह से, तो वहां पर क्या होगा, साउंड जो होगा वहां पर आपको तब भी सुनाई देगा, लेकिन क्योंकि जो वहाँ पर जो भी मटेरियल है वहाँ पे, कंक्रीट की वॉल्स हैं या फ्लोर है, वहाँ पर धीरे धीरे साउंड का एब्जॉर्प्शन भी होता चला जाएगा, अवशोषण भी होगा, जिसकी वजह से अब क्या होगा, इंटेंसिटी डिके करना शुरू कर जाएगी, यानी कि अब इंटेंसिटी जो होगी वो धीरे धीरे घटती चली जाएगी। लेकिन आपको तब तक सुनाई देगी जब तक कि जो इंटेंसिटी लेवल है, जो लेवल होता है इंटेंसिटी का, जिसको हम जीरो लेवल ऑफ इंटेंसिटी, यानी कि जो मिनिमम वैल्यू होती है ऑडिबल साउंड के लिए, या जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी कहते हैं, या कह सकते हैं रिफरेंस इंटेंसिटी कहते हैं, जिसकी वैल्यू आप लोगों को इससे पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को निकलवाई थी। तो जब तक उतनी इंटेंसिटी लेवल पर ये नहीं पहुंचता है, तब तक आपको साउंड जो होगा वो सुनाई देता रहेगा। जब इससे कम लेवल यहाँ पर हो जाएगा, तब आप साउंड को नहीं सुन सकते हैं। यानी कि आप जैसे जैसे साउंड जो है सोर्स है वो साउंड प्रोड्यूस करेगी, इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, यानी कि ग्रोथ होती चली जाएगी। जब आप साउंड सोर्स को स्टॉप कर देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे, साउंड प्रोड्यूस करना बंद कर देंगे, तो जो इंटेंसिटी होगी बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन, क्योंकि वहाँ पर साउंड का एब्जॉर्प्शन होने लगेगा, अवशोषण होने लगेगा, या हो सकता है खुली खिड़कियाँ हो वहाँ पर, तो वहाँ से साउंड बाहर चला जाएगा, या फिर कारपेट्स हो उसके अंदर, या कर्टेन्स हो, तो वहाँ पे साउंड का एब्जॉर्प्शन, या जो वॉल्स का मटेरियल है वहाँ पे साउंड का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो धीरे धीरे साउंड की इंटेंसिटी जो होगी इस वजह से कम होती चली जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, डिके कहते हैं इंटेंसिटी का। ये एक्सपोनेंशियली होगा, ठीक है। ये तब तक होगा, या कह सकते हो आपको यहाँ पर रूम में साउंड तब तक सुनाई देगा जब तक कि उसका इंटेंसिटी लेवल जीरो लेवल ऑफ इंटेंसिटी से कम नहीं हो जाता है, यानी कि थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी तक उसकी वैल्यू जब तक उससे नीचे नहीं जाएगी तब तक आप उसको
सुन सकते हैं। अब रिवर्बरेशन की कंडीशन क्या होती है, जैसे इको के लिए आपको बताया था कि जो डिस्टेंस है सोर्स और ऑब्स्टिकल जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके बीच में लगभग 17 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए। और जो टाइम लैप था, जो टाइम गैप था साउंड या ओरिजिनल साउंड सोर्स जो है, जो ओरिजिनल साउंड क्रिएट है वहाँ पर, उसके और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच में वो 0.1 सेकेंड का होना चाहिए। इसी तरह से रिवर्बरेशन के लिए कंडीशन क्या होती है, रिवर्बरेशन टाइम होता है। रिवर्बरेशन टाइम यानी कि अनुरणन काल। रिवर्बरेशन टाइम क्या होता है, वो टाइम होता है, आपने एक रूम है जिसमें साउंड जो है वो प्रोड्यूस किया, वो वहाँ पर क्या हुआ, उसके मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हुए, यानी कि रिवर्बरेशन वहाँ पर शुरू हो गया है। जब आप साउंड सोर्स को बंद कर देते हो तो साउंड सोर्स को बंद करने के बाद कितनी देर तक वहाँ पर साउंड सुनाई देता है, उस टाइम को हम रिवर्बरेशन टाइम कहते हैं। यानी कि जब आपने साउंड को प्रोड्यूस करना बंद कर दिया तो वहाँ पर क्या होगा, जो साउंड की इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती चली जाएगी, और वो साउंड आपको तब तक सुनाई देगा जब तक कि वो जो जीरो लेवल होता है इंटेंसिटी का, या कह सकते हो जो थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है इंटेंसिटी की, उससे कम वैल्यू पर नहीं पहुंच जाता है। जैसे कि ये ग्राफ देखा था, जब साउंड प्रोड्यूस करोगे तो इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, और जब सोर्स आप बंद कर दोगे तो इंटेंसिटी डिके करने लग जाएगी एक्सपोनेंशियली। ये भी हम आपको इसका पूरा जो है रिवर्बरेशन टाइम का पूरा डेरिवेशन कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी क्या होगा, जब ये डिके करती चली जाएगी तो मान लीजिए सी पॉइंट पर आकर क्या हुआ, इसकी जो इंटेंसिटी थी वो रेफरेंस इंटेंसिटी से कम हो गई, तो इसके बाद अब हम इस साउंड को नहीं सुन सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो टाइम होगा आपका ओ से सी तक का, ओ भी क्या शो कर रहा है आपको, मैक्सिमम इंटेंसिटी, और ओ सी क्या शो करेगा यहाँ पर, वो टाइम शो करेगा आपको जिस टाइम के लिए आपको साउंड जो है वहां पर सुन सकते थे, ठीक है। और बी सी जो हो जाएगा वो, अगर ये आपका क्या है, ये टाइम है और ये क्या था आपका इंटेंसिटी है, तो ये जो बी सी टाइम है, यानी कि जब आपने साउंड सोर्स को बंद कर दिया तब से सी पॉइंट जब जीरो लेवल तक इंटेंसिटी पहुंची, तो ये जो टाइम है इसी को आप क्या कहते हो, रिवर्बरेशन टाइम कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबाइन ने क्या कहा था, सबाइन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा कि रिवर्बरेशन टाइम क्या होता है, जो किसी भी रूम में जो इंटेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि ये जो वैल्यू होती है, जब तक इस सोर्स को बंद करने के बाद इसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, तो जब तक इसकी इंटेंसिटी घट के, मान लीजिए यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी थी आपकी आई नॉट, तो जब इसकी इंटेंसिटी घट के मैक्सिमम इंटेंसिटी का 1/10 की पावर 6 यानी कि 1/1 मिलियंथ पार्ट जो होगा वो नहीं हो जाती है, तब तक आप क्या है उस साउंड को सुन सकते हैं, यानी कि उतना टाइम जो होगा उसको आप रिवर्बरेशन टाइम कहोगे। दैट मीन्स जब इंटेंसिटी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी की 1/10 की पावर 6 टाइम्स हो जाएगी, तब जो टाइम होगा उसी को आप क्या कहोगे, उतना जो टाइम होगा उसको आप रिवर्बरेशन टाइम कहेंगे, ठीक है। दैट मीन्स आई इज इक्वल्स टू आई नॉट अपॉन 10 की पावर 6, देन टी इज इक्वल्स टू कैपिटल टी, यानी कि तब जो टाइम होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, रिवर्बरेशन टाइम के बराबर हो जाएगा, जहाँ पे आई नॉट मैक्सिमम इंटेंसिटी है। सबाइन ने एक फॉर्मूला दिया था रिवर्बरेशन टाइम के लिए, उसका पूरा जो है डेरिवेशन है वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। तो वो फॉर्मूला क्या था, कैपिटल टी यानी कि टाइम, रिवर्बरेशन टाइम इज इक्वल्स टू 0.165 v अपॉन ए, जहाँ पर v क्या था, जो भी हॉल या जो भी रूम जिसमें हम ये कर रहे हैं उसका वॉल्यूम, आयतन, और ए क्या है, उस रूम में साउंड का टोटल एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है, वो क्या है हमारा कैपिटल ए है। अगर हम ये मान लें कि रूम के जो अलग अलग सरफेसेस हैं, ठीक है, जैसे वॉल्स हो गई, रूफ हो गई, फ्लोर हो गई, तो उनका एरिया अगर हम मान लें S1 S2 S3 इस तरह से है, और हर एक एरिया का एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट का मतलब है अवशोषण गुणांक जो होता है, वो क्या होता है एक्चुअल में, किसी भी सरफेस पे कितना साउंड एब्जॉर्ब हो रहा है, उसकी कितनी कैपेसिटी, जो एफिशिएंसी होती है, यानी कि कितना इंसिडेंट हुआ और उसमें से कितना एब्जॉर्ब हो गया, वो क्या है आपका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होता है।
एक तरह से आप कह सकते हो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या होता है, पर यूनिट इंसिडेंट जो आपकी साउंड होता है उसकी कितनी एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हो गई है, उसको आप एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कहते हो। तो मान लो अलग अलग सरफेस का एरिया S1 S2 S3 है, S1 एरिया का एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट A1 है, S2 का A2 है, S3 का A3 है, तो A1 एरिया से टोटल एब्जॉर्प्शन कितना होगा, A1 इंटू S1, ठीक है, A2 से A2 इंटू S2, A3 से A3 इंटू S3, और टोटल जो इस रूम का एब्जॉर्प्शन होगा वो आप कैसे निकाल सकते हो, इन सभी को ऐड करके, यानी कि टोटल एब्जॉर्प्शन कैपिटल A, आप इसको लिख सकते हो समेशन AISI, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये जो फॉर्मूला दिया था, इसमें अगर आपको टोटल एब्जॉर्प्शन की वैल्यू मालूम है, वॉल्यूम मालूम है उस रूम का जिस रूम के लिए आप कर रहे हो, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से, इसको हम सेबाइन फॉर्मूला कहते हैं, सेबाइन ने ये दिया था, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप निकाल सकते हो कि साउंड सोर्स को बंद करने के बाद कि कितने टाइम बाद तक आपको साउंड वहाँ पर सुनाई दे सकता है, ठीक है। रिवर्बरेशन टाइम इन जनरल जो म्यूज़िक का जो ऑडिटोरियम्स वगैरह होते हैं उसका 1 से 2 सेकेंड का होता है, ठीक है। और किसी भी रूम में कोई ऐसा स्पेस जहाँ पर रिवर्बरेशन टाइम 0 है, यानी कि वहाँ पर साउंड का टोटल एब्जॉर्प्शन होगा तभी रिवर्बरेशन टाइम 0 होगा। रिवर्बरेशन टाइम 0 कब होगा, जब रिफ्लेक्शन होके कोई साउंड नहीं सुनाई दे, यानी कि अगर साउंड सोर्स बंद कर दिया तो उस एरिया में साउंड जो होगा वो एरिया जो होगा बिल्कुल साइलेंट हो जाएगा, वहाँ पे कोई साउंड जो है सुनाई नहीं देगा। दैट मीन्स वहाँ कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, वहाँ पे टोटल एब्जॉर्प्शन है, तो रिवर्बरेशन टाइम 0 हो जाएगा। और उस एरिया को आप क्या कहोगे, या उस रूम को, अगर किसी एक पर्टिकुलर रूम में हो रहा है या इस पर्टिकुलर रूम के किसी एक पर्टिकुलर रीजन में हो रहा है, तो वो डेड पॉइंट कहलाता है, या डेड रूम, अगर रूम में टोटल एब्जॉर्प्शन है तो ये आपका क्या होता है, रिवर्बरेशन टाइम होता है। अब क्विकली एक डिफरेंस देख लेते हैं, इको और रिवर्बरेशन में बेसिकली हमने क्या डिफरेंस देखा। इको जो है वो एक टाइम में एक ही रिफ्लेक्शन, यानी कि एक सिंगल रिफ्लेक्शन की वजह से, या कह सकते हो साउंड का सिंगल रिफ्लेक्शन की वजह से जो फिनोमेना है उसको हम क्या कहते हैं, इको कहते हैं। जबकि रिवर्बरेशन में एक ही टाइम में एक से ज़्यादा रिफ्लेक्शन, यानी कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन का जो फिनोमेना होता है साउंड वेव्स का, वो होता है रिवर्बरेशन अनुरणन, ठीक है। ये बेसिकली ओपन स्पेस में आप इको को डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर जो डिस्टेंस है वो लगभग 17 मीटर का होना चाहिए। और जैसे कि हिल स्टेशन में है, आप साउंड क्रिएट करते हो और हिल से टकरा के वो वापस आता है, तो इको एक ओपन एरिया में हो रहा है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये भी एक पॉइंट है कि इको को क्या है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ पे जो टाइम है वो टाइम 0.1 सेकेंड है, तो 0.1 सेकेंड ही रहेगा साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है और जो रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है उसके बीच में, क्योंकि अगर इससे कम का टाइम होगा तो हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। जबकि रिवर्बरेशन एक क्लोज रूम में होता है, जो कि जहाँ पर क्या होगा, जो टी की वैल्यू होती है, जो रिवर्बरेशन टाइम होता है, दैट मीन्स साउंड को जो सोर्स है उसको जब आपने स्विच ऑफ कर दिया उसके बाद भी जो साउंड सुनाई दे रहा है जितने टाइम के लिए, वो आपका रिवर्बरेशन टाइम होता है, जिसका आपको जो कैलकुलेट करने का तरीका है वो सेबाइन फॉर्मूले से आप करते हो, जो डिपेंड करता है वॉल्यूम पे और एब्जॉर्प्शन पे। रूम के वॉल्यूम पे भी डिपेंड कर रहा है और एब्जॉर्प्शन पे भी डिपेंड कर रहा है। यहाँ से अगर आप देखो, वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा रिवर्बरेशन उतना ज़्यादा होगा, और एब्जॉर्प्शन जितना कम होगा रिवर्बरेशन उतना ज़्यादा हो जाएगा। दैट मीन्स अगर आपको रिवर्बरेशन बढ़ाना है तो एब्जॉर्प्शन क्या कर सकते हो, आप कम कर सकते हो वहाँ पर। और अगर आपको रिवर्बरेशन वहाँ पर घटाना है तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे कारपेट्स, कर्टेन्स, ये इस तरह से अलग अलग मटेरियल्स लगा के यूज़ करके वहाँ पर एब्जॉर्प्शन जो कैपेसिटी है वो बढ़ा सकते हो। तो अगर बढ़ा दोगे तो उससे क्या हो जाएगा, रिवर्बरेशन टाइम जो होगा वो कम हो जाएगा। तो बेसिकली इन जनरल टी की वैल्यू 1 से 2 सेकेंड्स की देखी गई है, और इसको कंट्रोल हम कर सकते हैं क्योंकि ये एरिया और वॉल्यूम एब्जॉर्प्शन और वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है। वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा रिवर्बरेशन उतना ही ज़्यादा होगा, जबकि एब्जॉर्प्शन जितना ज़्यादा होगा रिवर्बरेशन उतना ही कम हो जाएगा।